चलो सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड बस हमने अब तक दो ही कंसेप्ट का डिस्कशन किया है। फर्स्ट वन चार्ज एंड उसके बाद में चार्ज का जो इंटरेक्शन होता है उससे रिलेटेड कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कल के एंड डे बिफोर यस्टरडे के लेक्चर में हमने जो है कूलम्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। अभी कूलम्स लॉ रिलेटेड हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा मॉड्यूल में से, वो कंप्लीट करना है। एंड इवनिंग में जो लेक्चर चलता है हमारा ऑनलाइन, उसमें फिर उसके डाउट सेशन रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था। तो व्हाट इज मीन बाय चार्ज? चार्ज मतलब क्या था विशाल? विशाल व्हाट इज चार्ज? Q इक्वल्स टू, यानी ये चार्ज था, है ना। चार्ज मतलब टेंडेंसी थी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। एंड ये चार्ज जो है हम कैलकुलेट करते थे बाय यूजिंग Q इक्वल्स टू N इंटू ई, वेयर N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज से रिलेटेड हमने Q इक्वल्स टू एन ई की फॉर्मूला देखा था। फिर चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज को अगर हम स्पेस में प्लेस कर देते हैं तो ये चार्ज क्या करता है? सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या था? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेस अराउंड द चार्ज, जिसमें क्या होता था? एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। और फिर हमने देखा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर उसको अपन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते थे। ठीक है, तो क्या था मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का? सुना है कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? क्या होती है? पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। विसरला का पवन? पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट वन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, देन एंड्स ऑन, then second one leaves or ends the surface of conductor normally, neither intersect nor meet each other। ठीक है, एंड बाकी की रिमेनिंग प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं थी, बस सबसे इंपॉर्टेंट थी स्टार मार्क करके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। व्हाई? रीजन क्या बोला था उसका? वेरी गुड। ठीक है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने के बाद क्या होती है? एंड होती है, तो वो इंटरसेप्ट करके नहीं जा सकती, लेकिन इंसुलेटर को कट करके जा सकती। इसलिए एग्जांपल बोला था झाडाखाली लाइटनिंग का इफेक्ट होता है, गाड़ी मध्ये होत नाही। ठीक है, चलो नेक्स्ट राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो चार्ज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, व्हाट इट मीन्स? कंजर्व होना मतलब, जैसे एनर्जी के बारे में हमें मालूम है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज कंजर्व होती है। उसी तरह से चार्जेस भी क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, मतलब चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। राइट डाउन चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Charges neither be created nor be destroyed, but it can be only converted from one form to another form। अब ब्रैकेट में लिखो one form to another form मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, है ना। जो लिखा है आपने
सच में होता है क्या वैसे? मैं बोल रहा हूँ इसलिए ब्लाइंडली मत लिखो बेटा, ठीक है ना, उसके ऊपर थिंक अपॉन इट। आपको जो मालूम है, अगर नहीं मतलब लग रहा है कि सर ऐसे नहीं हो सकता है, तो आप मुझे बोल सकते हो कि ठीक है सर ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन लिखा है हमने, जो लिखा वो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है वैसे चार्ज कंजर्व होता है ना। एनर्जी में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे एग्जांपल, पावर प्लांट में कोल आता है, उसको इग्नाइट करेंगे तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट में होता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे ही चार्ज का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का ऐसे होता है कभी कभी प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं क्या? किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बना सकते हैं का? लिखा क्यों फिर? तू पण लिहिलं? वाह वाह, व्हेरी गुड. कसं होतं होतं हे वाटलं तुला, बट कसं होतं हे तू विचारतोय. होता है कभी ऐसे? जादू है क्या? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना. तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना. तो जो आपने लिखा है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख के दिया था, मुझे ऑब्जर्व करना था, ठीक है ना, आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है. एंड दूसरी बात, बाद में इसको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए अब इसको कट करो. कहाँ से कट करेंगे? सुनो, चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहां तक करेक्ट है, बट इट कैन बी ओनली, ये रहने दो, उसके आगे का पूरा पार्ट कट करो. संस्कृति गुड मॉर्निंग. ठीक है, बट इट कैन बी ओनली, क्या लिखेंगे अब? ट्रांसफर, तो कन्वर्टेड तो नहीं लिख सकते, ट्रांसफर लिखना पड़ेगा. इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम one part of the system to another. It can be only transferred from one part of the system to another. One part of the system to another. अभी भूलेंगे नहीं ना. देखो, कन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन हमें मालूम है कि जब कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, या फिर किसी भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब किया, तो दोनों बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं, चार्जेस डेवलप होते हैं. तो वहां पे हमने क्या किया, मतलब दो बॉडी को रब कर रहे एक दूसरे के साथ, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनती है, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनती है. तो हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कैसे किए? अभी तो लिखा कि कैन नॉट बी, मतलब नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो क्रिएट कैसे कर दिए फिर? तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ कुछ चार्जेस एक बॉडी से जंप करके दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है. एंड इस ट्रांसफर की प्रोसेस में एक ही टाइप का चार्ज इन्वॉल्व है, जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था. कौन सा? इलेक्ट्रॉन. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उसको पकड़ के रखने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो निकलने नहीं देगा. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस रबिंग की प्रोसेस में क्या होता है, वो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी के ऊपर जंप करते हैं. तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए, दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. क्यों ऐसे? क्योंकि पहले बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी. अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था. अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसलिए द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स, एंड जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए दैट विल बिकम, मतलब हमने चार्ज को प्रोड्यूस भी नहीं किया और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, हमने बस ट्रांसफर किया. समझ में आ रहा है ना? कन्वर्ट नहीं किया, हमने ट्रांसफर किया फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या फिर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है. इसलिए हम बोलते हैं कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व. मतलब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जिसमें हम दो बॉडी को अगर रब करेंगे तो उस प्रोसेस में क्या होता है, इस तरह से चार्जेस ट्रांसफर होते हैं एंड बॉडी की क्या होती है, चार्जिंग होती है. चार्जिंग मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होने की प्रोसेस, उसको अपन बोलते हैं चार्जिंग. तो देखो बॉडी की चार्ज करने के लिए अभी जो मैंने एग्जांपल बोला था, है ना, बॉडी को अगर चार्ज करना है तो जो हमें पहले से मालूम है वो प्रोसेस आती है, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में होता क्या है, दो बॉडी को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं. रबिंग की प्रोसेस में एकदम सिंपल मैकेनिज्म है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर में एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है. तो दो बॉडी की जब अपन रबिंग करते हैं तो एक्चुअली रबिंग की प्रोसेस होती है एटम के बिटवीन, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन. रब कर रहे हैं मतलब वर्क कर रहे हैं, वर्क कन्वर्ट होगा एनर्जी में, हीट एनर्जी जनरेट होगी, सेम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन करने के बाद एक बॉडी से जंप करके दूसरे बॉडी के ऊपर जाएंगे, और इस तरह से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, दूसरी बॉडी. और कोई तरीका है क्या बॉडी को चार्ज करने का? मोबाइल करते हो ना चार्ज, अपन कैसे करते हैं? कंडक्शन, मतलब वहां पे हमें वायर लगती है, वायर से कनेक्ट करेंगे तो वहां पे बॉडी चार्ज होती है, तो उसको बोला जाता है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन. अब कंडक्शन करते हैं मतलब मोबाईल आणि वायर से अपन रब करतो का?
सिर्फ वायर कनेक्ट कर देते हैं, और वायर मतलब क्या है, उसके अंदर कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, आगे आने वाली ये कंसेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अपन मेंटेन करते हैं। तो नेचर में रूल है कि वेन एवर देयर इज अ डिफरेंस फ्लो विल ऑकर, जहां पे डिफरेंस रहेगा फ्लो ऑकर होगा, है ना। हीट का डिफरेंस है तो टेम्परेचर फ्लो होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगी, उल्टा झालं होतं, ठीक है। हाइट का डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होगी, लिक्विड फ्लो होगा। उसी तरह से पोटेंशियल का डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो होगा, एंड चार्ज के फ्लो होने की प्रोसेस को हम करंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कंडक्टर के दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, और उस प्रोसेस में अगर बॉडी चार्ज हो रही है तो उसको बोला जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। या फिर एक बॉडी है, इसके ऊपर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, और बाद में एक ग्लास रॉड है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया था। तो अगर ये अनचार्ज बॉडी है एंड ये चार्ज बॉडी है, अगर मैं इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर क्या होगा, इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है इस वायर के थ्रू इस बॉडी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, मतलब बॉडी की क्या हो गई, चार्जिंग हो गई। ये प्रोसेस कौन सी है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा क्या बॉडी के ऊपर, क्या होगा, कळालं ना, याच्यामध्ये कन्फ्युजन नहीं करायचं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं होता है, फ्लो कौन होता है, मतलब ये चार्जिंग की प्रोसेस में बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया या बॉडी का चार्ज चला गया, बॉडी का चार्ज चला गया, समझ में आ रहा है ना। इस बॉडी के ऊपर की इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, निकाल लेगी, अट्रैक्ट करेगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई चार्जिंग की प्रोसेस बाय कंडक्शन। तो इस बॉडी को हमने चार्ज किया तो नए चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस किए कि हमने बस क्या किया, यहाँ पे जो चार्ज था उसको इस बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया, डिपॉजिट किया, मतलब फिर से चार्ज के नंबर चेंज नहीं हो रहे, मतलब चार्जेस आर कंजर्व हो रहे, ठीक है। इसको छोड़ के और कौन सी प्रोसेस है चार्जिंग की, इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है, वायर की जरूरत ही नहीं है ना। ये बॉडी अगर यहाँ पे बोला गया है कि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड बॉडी, और अगर मैंने ये कंडक्टिंग रॉड इसके सराउंडिंग में मैं इस तरह से लेके आ गया, टच नहीं कर रहे, वायर कनेक्ट नहीं कर रहे, रब भी नहीं कर रहे, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस के इन्फ्लुएंस की वजह से इस एरिया में सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, बॉडी आइसोलेटेड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपोजिट रीजन में, मतलब यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब चार्जेस को हमने सेपरेट किया, मतलब बॉडी के ऊपर अगेन क्या डेवलप हुआ, चार्ज डेवलप। समझ में आ रहा है, मतलब बॉडी की हमने चार्जिंग की, इस प्रोसेस में कंडक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। और यहाँ पे हमने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किए, समझ में आ रहा है ना, हमने बस क्या किया है, इस बॉडी के ऊपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको रीओरिएंट किया, उनकी पोजीशन बस चेंज की है, और वहां पे फिर से बॉडी चार्ज हो गई, चार्जेस क्या है, कंजर्व हो गए, ठीक है। या फिर आपके केमिकल रिएक्शन अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका एक एलिमेंट है यू, क्या होता है ये, यूरेनियम, कितना एटॉमिक नंबर, 90, 90 नहीं, यूरेनियम, प्रियंका, वैष्णवी, पवन, 90च्या जवळच कुठतरी, मग 90.4 घेऊ का, चांगले गाणे लागतात 92, वेरी गुड। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92, ठीक है। देन एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर कितना है, डिपेंड करता है, 234 है, 236 है, 238 है। ये यूरेनियम है, हमें मालूम है कि ये रेडियो एक्टिव है, माहिती असेल ना, रेडियो एक्टिव है मतलब स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने अल्फा पार्टिकल को इमिट कर दिया। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हिलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल, नसेल ऐकलं तर मला सांगा, माहित नाही म्हणून काही प्रॉब्लेम नहीं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, मतलब अल्फा इक्वल्स टू होता है He24, हीलियम एटम नहीं है, हीलियम न्यूक्लियस है। क्या डिफरेंस है वैष्णवी, हीलियम एटम एंड हीलियम न्यूक्लियस सेम है क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, एटम बोलेंगे तो कंसिडर करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन को भगा देंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा, ठीक है। तो He24 इसने इमिट कर दिया, तो क्या बचेगा आगे, ये यूरेनियम का क्या होगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करता येते ना, तेच आहे, ठीक है। तुमच्या फॉर्मेट मध्ये लिहू आपण, 92 234, इसने इमिट किया अल्फा पार्टिकल, प्लस कुछ तो मिला है एक्स, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, तो ए एंड बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, बराबर। मतलब यहाँ पे 92 प्रोटॉन थे,
ये अल्फा पार्टिकल में He2 4 आ गया, मतलब 2 प्रोटॉन इधर चले गए, तो यहाँ पे जो बचेगा 90 उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक मास नंबर 234 में से 4 गए, मतलब ये बनेगा 230। किसका है 90? हाँ बरोबर है, थोरियम। कोण आहे? मला हे 2-4च माहिती, ठीक है ना, जो आपल्याला रेडियो ऍक्टिव्हिटी मध्ये लागतं। तो यूरेनियम ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल इमिट किया और वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब चार्जेस का क्या हुआ देखो, कंजर्व हो गए। इधर भी कितने हैं 92, यहाँ पे भी कितने हैं 90 + 2 मतलब, तो हर बार चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ठीक है। इनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अभी चार्जिंग की प्रोसेस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने कंडक्शन देखा, फ्रिक्शन देखा, इंडक्शन देखा। और कोई मेथड है क्या चार्ज करने की? है, इतनी कुछ एप्लीकेबल नहीं है। थर्मो आयोनिक इमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फिर फील्ड इमिशन, ये तीनों प्रोसेसेस पे भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते, ठीक है। अब थर्मो आयोनिक मतलब, थर्मो आयोनिक मतलब, थर्मो मतलब हीट। अगर हम कंडक्टिंग बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट इनडायरेक्टली गेन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। और हीट गेन करने के बाद वो क्या करेगा, कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस से बाहर जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब पीछे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। हमने चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ट्रांसफर किया, याद रहेगा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट आके गिरती है ना, प्रोजोन का ऑटोमेटिक डोर वही वर्क करता है। लाइट आके गिरती है, करंट फ्लो होता है, तब तक ओके। हम जाके खड़े हो गए तो क्या होगा, लाइट स्टॉप होगी, करंट स्टॉप होगा, मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर डोर को पीछे खींचा जाएगा, रिले मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है, मतलब वहां पे लाइट ने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया तो बॉडी चार्ज हो गई। उसी तरह से फील्ड इमिशन मतलब एकदम हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिंग सरफेस से खींच लेती है, तो वहां पे अगेन इलेक्ट्रॉन चले गए। मतलब यहाँ पे जितने भी प्रोसेस से हम बॉडी को चार्ज करेंगे, तो चार्जिंग की प्रोसेस में हम चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब चार्जेस क्या होते हैं, ऑलवेज कंजर्व होते हैं। ये एक्सप्लेन करना, क्लियर है? इन शॉर्ट लिख लो इसको। बोल पवन। अर्थिंग, अर्थिंग करने से क्या होगा, बस जो इंडक्शन में चार्जेस हम शो कर रहे थे वहां पे पॉजिटिव चार्जेस अर्थ को चले जाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली अर्थ का जो पोटेंशियल है हम 0 कंसिडर करते, ठीक है। त्यामुळेच काय होतं, रेनी सीजन में क्लाउड जा रहे हैं, 2 क्लाउड के बिटवीन रबिंग प्रोसेस होती है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन में क्या होता है, सेम प्रोसेस होती है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, एक क्लाउड के इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आते हैं, दूसरे क्लाउड के इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आते हैं, दोनों मिलते हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे कंबाइन होंगे तो उनका पोटेंशियल एक्सट्रीमली हाई बनता है। एंड रूल है नेचर का, डिफरेंस को मतलब 0 बनाना है। इसलिए ये हाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम क्या करती है ना, हाई स्पीड से ट्रैवल करती है 0 पोटेंशियल तक, और उसको 0 पोटेंशियल कहां पे मिलेगा, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, जो एयर है वो कंडक्टिंग है इंसुलेटिंग है? एयर, हवा कंडक्टिंग आहे इन्सुलेटिंग आहे? कंडक्टिंग एअर। मग मी जर आता स्विच बोर्ड मधून वायर घेतलं, असं हवेत ठेवलं, तुला शॉक लागेल का? नहीं नहीं, ड्राई, वेट, डेंस, मॉइस्ट, कोई भी एयर ले लो, इन जनरल एयर कंडक्टिंग है इंसुलेटिंग है? इंसुलेटिंग है। अगर एयर इंसुलेटिंग ही आहे, जर नसेल तर वायर मी हातात पकडलं सगळ्यांना शॉक लागायला पाहिजे है ना, साऊथच्या मूवीमध्ये तसं तसं पॉसिबल है का? तो एयर क्या है, इंसुलेटिंग है, बराबर। तो अगर एयर इंसुलेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम मतलब लाइटनिंग ट्रैवल कर रही है ना, स्काई से लेके अर्थ तक, मतलब वो करंट ही ट्रैवल हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो मतलब करंट। तो अगर एयर इंसुलेटिंग आहे तर कसं काय पॉसिबल आहे? एअर मधूनच येते ना। आता हे सांगू नका सर, पाऊस पडत असताना पावसाच्या थेंबासोबत असं काही, काय काय हाई एनर्जी, हाई एनर्जी होती है, हाई पोटेंशियल बोलो उसको, एनर्जी मत छोड़ो। तो हाई पोटेंशियल से ट्रांसमिट कैसे होगा? कंडीशन क्या है, कंडक्टिंग मीडियम है तो करंट फ्लो होगा, इंसुलेटिंग है तो नहीं होगा। हा चॉक है ना, ती हाई एक्सटेंशन वायर असते, त्याला जर मी टच केलं आणि हातात पकडलं, डायरेक्ट चॉक थ्रू मला काही होणार नाही, इलेक्ट्रिक फील्डमुळे कार्यक्रम होईल, दॅट इज डिफरंट पार्ट। एक 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 एक, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करते,
कशी? क्वेश्चन कळाला माझा? ठीक है, कंडीशन क्या है, एयर इंसुलेटिंग या कंडक्टिंग है? पहले डिक्लेयर कर दिया हमने इंसुलेटिंग है। अगर इंसुलेटिंग है तो लाइटनिंग एयर में से कैसे ट्रांसफर हो रही है ग्राउंड तक? हो, इन्सुलेटिंग मध्ये कुठं करंट फ्लो बघितलं तू? नाही ना बेटा, मी काय सांगितलं, तुझ्या हातात पेन आहे ना, समोरचा पॉइंट त्याचा काढून टाकायचा, एका एंडला तू पकडलं, दुसऱ्या एंडला 10⁻⁶ व्होल्ट आपण अप्लाय केलं, तो पेन मार्कर जो काही तुझ्या हातामध्ये तो जळून जाईल, पण तुला शॉक नाही लागणार. कळालं ना? चटका बसेल बट इलेक्ट्रिसिटीचा शॉक नहीं लगना. तो क्या हो गया? अर्थ की वजह से होता होगा. कैसे होता है ये तो मालूम है, इसलिए हम बोलेंगे अर्थ करती होंगी, है ना? तुला माहित असेल, सांग. नहीं काय काय? अब आप सोचो और मुझे आंसर दो. गडबड नहीं, आज बोलो कल बोलो, काही फरक नहीं पड़ता. ठीक है ना? आला क्वेश्चन मध्ये म्हणून सांगितलं मी. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, आणि त्यात इलेक्ट्रॉनचा मास एवढं चिल्लर है ना, किती घेतले कंसिडरेबल नहीं है. ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं बेटा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड ही बात है. उसको ग्रॅव्हिटी तो नीचे लेके नहीं आ रही है. अगर ग्रॅव्हिटी नीचे लेके आती होती तो जसं चॉक पडताना दिसतो आपल्याला, हळूहळू पडतोय, वैसे लाइटनिंग भी धीरे धीरे आती. कितनी फास्ट आती है लाइटनिंग मालूम है क्या? कितनी फास्ट? बहुत फास्ट है ना. ध्यान लाइट नहीं, लाइट से फास्ट कोई नहीं होता. हो, ते कशामुळं? हे कान मागे है आणि डोळे समोर है. ऐसे क्यों होता है? लाइटनिंग दिखते पहले है और उसका कड़कड़ाहट बाद में सुनाई देता है. क्यों होता है? क्योंकि हमारे आईज थोड़े से आगे है ना ईयर से. नहीं साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है. ठीक है, चलो. तो समझ में आ गया चार्ज क्या होते हैं? ऑलवेज कंजर्व होते हैं. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. मतलब एक बॉडी है, अगर वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर हमने +5 माइक्रोकूलम चार्ज अगर ऐड कर दिया तो टोटल बॉडी का चार्ज हम 5 माइक्रोकूलम कंसीडर करते हैं. बॉडी के ऊपर अगर पहले से -7 माइक्रोकूलम चार्ज था, बाद में हमने 4 माइक्रोकूलम चार्ज और ऐड कर दिया, तो हमें उनको ऐड करना पड़ता है. तो 4 - 7 बनेंगे -3 माइक्रोकूलम. क्यों ऐसे? क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनका नेट जो चार्ज है वही हमें हर बार कंसीडर करना पड़ता है. इसलिए ये जो है चार्जेस एडिटिव होते हैं इन नेचर. उसके बाद में जो चार्जेस है वो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं क्वांटा के स्टेट में, इसलिए हम बोलते हैं कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड. अब इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज कैलकुलेट करते टाइम हम सिंगल इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, उनका पूरा पैकेट, उनका पूरा ग्रुप कंसीडर करेंगे. क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट, ग्रुप. ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करते हैं. तो ये बन गए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट राइट डाउन, ये हो गया लिख के. मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. बट आता याच्यामध्ये पण आपण डिटेलमध्ये गेलो तर एक्चुअल में वैसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम न्यूट्रल कोई बॉडी है तो उसको चार्जलेस कंसीडर करते हैं, इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट होगा चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. याला कंडीशन मी सांगतोय परत. हा, न्यूट्रल बॉडी को अपन चार्जलेस ले रहे हैं, इसलिए कंसीडर कर सकते हैं. अब जो लिखा है क्या सही है? क्या करेक्ट है? क्या होता है कैसे? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? कहाँ पे? न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है. हम न्यूट्रॉन का चार्ज लेते क्या कभी कैलकुलेशन में? लेकिन उसका मास लेते हैं, मतलब मास प्रेजेंट है, चार्ज नहीं है, तो ये पॉसिबल है. लेकिन ऐसा एग्जांपल मालूम है क्या जहां पे चार्ज है लेकिन मास नहीं है? हम बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खुद का मास है. तो जब कभी भी कहीं पे भी चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका मास आएगा, मतलब चार्ज जो है वो मास के सिवा एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार मार्क. चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of motion of the body. irrespective of motion of the body मतलब बॉडी की मोशन के ऊपर चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है.
चार्ज अगर रेस्ट में है, बॉडी अगर रेस्ट में है, तो अगर चार्ज क्यू है तो बॉडी मोशन में सेट होगी तो भी चार्ज कितना रहेगा, क्यू रहेगा। लेकिन मास के बारे में वैसा नहीं होता है, ठीक है। बट मास कैन चेंज विद द मोशन ऑफ द बॉडी, बट उसके लिए भी कंडीशन है, ये नॉर्मल केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। मास कैसे चेंज होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है m डैश इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाय सी का स्क्वायर। अब ये MO इसका मतलब क्या होता है, मास एट रेस्ट, मास एट रेस्ट। m डैश इसका मतलब मास व्हेन body is moving with velocity v, and what is c, speed of light। कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, बॉडी अगर लाइट के स्पीड से भी ट्रैवल कर रही है तो भी चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन मास जो है वो चेंज होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे रेशियो किसका है, v बाई सी का है। c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। और कोई भी बॉडी प्रैक्टिकली जब भी ट्रैवल करती है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जैसे कि हमने कंसिडर की एकदम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जिसकी स्पीड होती है 600-700 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज्यूम करो कि 540 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बोल रहा हूँ। 90 अपॉन 3 लाख क्या आएगा रेशो, 0.00000, एटलीस्ट 7060 आएंगे। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरो बनेंगे, 10 की पावर -7 है, उसका स्क्वायर किया 10 टू द पावर -14। ये नंबर 1 से ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब m डैश विल रिमेन सेम m नॉट, ठीक है। लेकिन जब बॉडी ट्रैवल करेगी विथ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तब क्या होगा, जादू हो जाएगी, है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 कैंसल, मतलब 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 1 रूट ऑफ 0 0, एनीथिंग अपॉन 0 0 नहीं, इन्फिनिटी। मास कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, समजला ना। मग तिथं इन्व्हॉल्व होते आइन्स्टाईन की मास स्पेस टाइम रिलेटिविटी थ्योरी, है ना, ज्याचा आपल्याला दूर दूरपर्यंत डिस्कशन नहीं करायचं, ठीक है ना। तो बस इतना कंपैरिजन के लिए याद रखो, चार्ज सेम होता है, मास क्या होता है। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट चार्ज। अब ये चार्जेस अगर हम स्पेस में रखेंगे तो हमें मालूम है कि ये सराउंडिंग के स्पेस में प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज के लेक्चर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो समझ में आ गया कि कहीं पे भी किसी भी बॉडी को अगर चार्ज दिया, वो सराउंडिंग के स्पेस में जो कुछ भी बनाएगा उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस फील्ड की चाहिए हमें इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पावर, फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी। पावर डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि पावर के हमारे पास फॉर्मूले है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, मतलब क्या है, एबिलिटी टू अप्लाई द फोर्स। कैसे, अब बोर्ड पे ध्यान दो, मैंने स्पेस में एक चार्ज प्लेस कर दिया है Q। अब ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग के स्पेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने A, देन B, देन C ऐसे 3 रेफरेंस पॉइंट लिए। अब ये तीनों पॉइंट पे अगर मैंने प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट ऐसे 3 चार्जेस प्लेस किए, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, ऐसे 3 डिस्टेंस पे 3 चार्ज प्लेस किए। तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये तीनों चार्ज के ऊपर इस चार्ज के वजह से जो भी फोर्स एक्ट होगा, विल इट बी सेम और डिफरेंट। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम है कूलम्स लॉ होता है। क्या होता है कूलम्स लॉ, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन तीनों केस में डिफरेंस किस में आ रहा है,
डिस्टेंस में। डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस के साथ फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स, तो हर एक केस में जो फोर्स एक्ट होगा वो सेम रहेगा या डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने की इस फील्ड की एबिलिटी डिफरेंट है, बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने की फील्ड की एबिलिटी डिफरेंट है, एंड उसी को अपन बोलते हैं एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी electric field intensity is a vector quantity which gives the strength of electric field at a given point, strength of electric field at a given point. Strength of electric field at a given point, and is defined as, डबल यूनिटेड कॉमा में लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और उसका फॉर्मूला E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे इंटेंसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, तो E वेक्टर इक्वल्स टू बना एफ अपॉन क्यू वेक्टर। अब इसका SI यूनिट क्या होगा बोलो, फोर्स अपॉन चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम। अब फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, क्या था, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 था, Q1 को हमने Q बोला है, Q2 को Q नॉट बोला था, अपॉन R स्क्वायर। तो अगर इसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो इप्सिलॉन है ना, इसकी वैल्यू होती है इप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम होता है, इप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी यूनिट्स पुट करो और मुझे बोलो यहां से इंटेंसिटी का यूनिट क्या आता है, सेम आता है या डिफरेंट आता है, चेक करो, चेक करो। कूलम पर मीटर स्क्वायर आता है क्या, एवढा वेळ सेम ही आएगा। कैसे, देखो ये इप्सिलॉन डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बनेगा 1/कूलम स्क्वायर, अपॉन में था उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इनटू क्यू है उसका यूनिट कूलम, डिस्टेंस का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एक कूलम कैंसिल, क्या बचा न्यूटन पर कूलम। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट और एक फॉर्मूला है, दैट इज E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू V अपॉन D, V upon D, where V is the potential difference, V का मतलब potential difference, what is D, distance। तो यहां से यूनिट क्या होगा इंटेंसिटी का, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, अपॉन डिस्टेंस से मतलब ये बनेगा वोल्ट पर मीटर। चलो राइट डाउन क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point at a distance, at a point at a distance 300 centimeter, 300 centimeter from a body from which
from a body from which 2 into 10 की पावर 18 2 into 10 की पावर 18 number of electrons are removed. 2 into 10 raised to 18 number of electrons are removed. मतलब ये 2 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए बॉडी से, तो उस बॉडी से 300 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है. थ्री पॉइंट टू इंटू 10 रेस्ट पावर 8. वेरी गुड. 2 इंटू 10 की पावर 18 18. चलो सबसे पहले हमें मालूम है कि डिस्टेंस दिया है और इंटेंसिटी निकालनी है, चार्ज भी दिया है, तो फॉर्मूला यूज होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अभी लिखा था फॉर्मूला. ठीक है. अब ये 1/4 पाई इप्सिलॉन जो होता है, जब तक मीडियम की बात नहीं करेंगे तब तक इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. अब ये जो चार्ज है क्यू आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन बोली कि एक बॉडी थी उसके ऊपर से 2 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए. अब इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब पीछे कौन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज. कितना, जितने इलेक्ट्रॉन चले गए उनके वजह से जो प्रोड्यूस होता है उतना, मतलब चार्ज क्या बनेगा, Q इक्वल्स टू N इंटू ई. इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पीछे उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. N दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 18. अब E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19. अब सिंप्लीफाई करेंगे 1.6 इंटू 2 3.2, तो यहाँ पे चार्ज बना 3.2. अब 10 बेस से में पावर की एडिशन करनी है, प्लस 18 -19 -1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है 300 सेंटीमीटर, मतलब कितने मीटर, 300 सेंटीमीटर बोला है ना, तो 300 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर, 3 मीटर. 3 का स्क्वायर तो 99, तो इंटेंसिटी आ गई 3.2 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, सेम आलो तो वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. इफ a proton when suspended freely when a proton when suspended freely near the surface of earth near the surface of earth remains stationary then electric field intensity at that point will be पहले क्वेश्चन को समझो, इमेजिन करो, फिर हमारी कंसेप्ट वहां पे कैसे एप्लीकेबल होगी, थिंक अपॉन इट, देन सॉल्व करने का ट्राई करो. गड़बड़ नहीं करनी है, मैथ्स नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पुट की, ऐसे नहीं चलेगा. अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर.
नहीं पढ़ना है, बराबर बड़ी पढ़ा नहीं है, शुद्ध का हो सकता है क्या कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आगे कैमरा पूछे कि देगा नहीं क्यों स्टैंड स्टैंड क्या कर रहा है उसको, इसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था उसको बैलेंस करना है, मतलब एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, दैट्स व्हाई ये कैमरा रेस्ट में आ गया। अगर मैं ये स्टैंड से यहाँ से निकाल लूं और यहाँ पे छोड़ दूं तो क्या होगा, प्रोग्राम के साथ भी उस तरह से हो रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, इसको वहाँ पे क्या करना चाहिए, हाँ क्या क्या कर सकता एक वन वेट है mg तो नीचे लेके आ रहा है, फिर नीचे गिरने रहा, मतलब वेट को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। तो आपको पूछा गया है कि अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितनी होगी जिससे टोटल नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि उसका जो वेट नीचे लेके आ रहा था उस वेट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स उसको क्या कर रहा था, जिस पोजीशन पे रखा है वहां पे रोटेट कर रहा है, इस तरह का रोटेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पोजीशन पे स्टेशनरी। तो हमें करना क्या पड़ेगा, प्रोटॉन का वेट है mg इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसे निकालेंगे, पढ़ाई में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना 1/4 2 किलो अपना आंसर में चलेगा क्या, तो सिर्फ प्रैक्टिकली मैंने अगर दो चार्ज है तो दो चार्ज की बात ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ चेंज करना है, खास तो फार्मूला है बेटा E = F/Q, ये F = Q, तो हमें क्या करना पड़ेगा, mg is balanced by Q into E, mg नीचे लेके आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उसको फिर नहीं ले गया, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी फार्मूला पढ़ाया ना मैंने, E = क्या था F/Q, उसमें ये क्या है फोर्स है, ऐसा नहीं E = F/Q में F क्या है फोर्स है, तो E = F/Q में मुझे अगर F चाहिए तो वो क्या बनेगा Q × E, और ये Q × E इक्वल टू mg है, इसलिए होगा से नहीं पढ़ा लो, चलो चलो फिर क्या करना पड़ेगा, mg इक्वल्स टू Q × E, ये समझते हैं, mg इक्वल्स क्या है Q × E। अब चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अर्थ, तो विचारली मी सांगितली बट तुला यूज कुठे करणार माणसं, फॉर्म्युला कुठला काय, इलेक्ट्रिक फील्ड काढायला कशी लागेल, देखो नॉर्मल केस है, बोर्ड पे ध्यान दो, अभी ये मार्कर है, छोड़ दिया नीचे गिरेगा, कब तक, जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक, यहाँ पे आके रुक गया मतलब ये अभी रेस्ट में स्टेशनरी क्यों है, नॉर्मल हातात पकडलं म्हणून ऐसे ऐसे मत बोलो, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रेस्ट में है क्योंकि इसका जो वेट mg डाउनवर्ड इसको लेके जाने वाला था उसको कैंसिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो मैंने हाथ बीच में रखा है, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो अपवर्ड एक्ट हो रहा है, जैसे अपन डायग्राम ड्रॉ करते वहां पे ऐसे करते ना अपन, एक बॉडी है सरफेस के ऊपर रखी है, mg नीचे, फिर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, n = mg हो गया, इसलिए बॉडी अंदर भी नहीं घुसेगी ऊपर उड़ी भी नहीं मारेगी, समझ में आ रहा है ना, वही सिचुएशन होती है। अभी आपको बोला है कि प्रोटॉन है अर्थ के सराउंडिंग में, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ये रेस्ट में, कंडीशन क्या है कि ये नीचे आने वाला था और नीचे लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल mg था, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आने नहीं दे रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आने नहीं दे रही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। अभी इंटेंसिटी मतलब फील्ड की बात कर रहे हैं तो फोर्स के लिए फॉर्मूला ये E = F/Q से हमें लेना पड़ेगा, जो बनेगा F = Q × E,
तो ये अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये फोर्स एंड ये mg दोनों इक्वल रहेंगे, तो ये बनेगा F इक्वल्स टू mg, यानी Q इंटू ई इज इक्वल्स टू mg। हमें चाहिए E का मतलब जो निकालनी है अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे E इक्वल्स टू बनेगा mg अपॉन q। नाउ व्हाट इज m, किसका, प्रोटॉन का। कितना होता है प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास बोलो, -27 kg। g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10, एंड q का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन सारे कांस्टेंट को पुट करो और बोलो कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। संस्कृति, अल्फा पार्टिकल इस सेम केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर। प्रोटॉन की हो गई, अल्फा पार्टिकल कर, बाद में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतकं कसं असेल, अल्फा पार्टिकल असतो काय, इलेक्ट्रॉन कशाला आणला मध्ये, अल्फा पार्टिकल्स आणि इलेक्ट्रॉनचं काय रिलेशन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल मध्ये इलेक्ट्रॉन नसतोच, आणि ते 2 टाइम्स नाही 4 टाइम्स, He2 4 आहे ना, मग 4 काय आहेत, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, म्हणजे 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 -7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो बोर्ड पे कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दो सब लोग बोर्ड पे। ये मास दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, जी है 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 कैंसल। अब ये -19 ऊपर आके +19 +19 +1 +20 +20 -27, तो ये आंसर हो गया इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। अगर प्रोटॉन स्टेशनरी रह रहा है तो ठीक है। सेम आपको होमवर्क करना है, जिसमें एक बार अल्फा पार्टिकल एक बार इलेक्ट्रॉन, इनको रेस्ट में रखेंगे तो उस पॉइंट पे अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। अब अल्फा पार्टिकल के लिए मास कितना लेंगे, अल्फा पार्टिकल मतलब He2 4 है, तो इसका मास लेंगे 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, असं का, देखो इसमें 4 लिखा है मतलब 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो 4 इंटू उनका मास, ये हो गया टोटल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और इसका चार्ज कितना लेंगे, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज होगा 2 इंटू 2 प्रोटॉन, इसलिए 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। इलेक्ट्रॉन का मालूम है मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया लिख के, अल्फा का अलग आंसर, वेरी गुड। सिर्फ मास चेंज किया इलेक्ट्रॉन का, है ना। नेक्स्ट, calculate the distance of the point from the charge calculate the distance of the point from the charge of 20 microcoulomb 20 microcoulomb where intensity of electric field is 2 into 10⁶ Newton per coulomb, 2 into 10⁶ Newton per coulomb।
जिनको आता है सॉल्व करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। +6। आपको क्या बोला है कि डिस्टेंस निकालना है, मतलब r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। कहां से? एक चार्ज से। कितना है चार्ज? 20 माइक्रोकूलम। सबसे पहले फिजिक्स में ये रूल होता है, हमें यूनिट कन्वर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। माइक्रो दिखा, उसको रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा? 20 इंटू 10 की पावर -6 लिखना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब होता है -6। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जहां पे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम है। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 3 फॉर्मूले देखे थे। एक F/Q था, दूसरा V/D था, तीसरा 1/4πε इंटू Q/r² था। रूल लक्षात ठेवायचा, अगर फोर्स दिया है तो गो फॉर F/Q, पोटेंशियल दिया तो V/D, चार्ज दिया तो कौन सा? 1/4πε Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस केस विल बी E इक्वल्स टू 1/4πε इंटू Q/r²। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E गिवन है, कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर 6। अब ये 1/4πε कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय r² है। यहां तक क्लियर? जो मालूम था बस वो पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो अननोन है उसको एक साइड में लेना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इधर न्यूमरेटर में है, यहाँ पे जाने के बाद डिनोमिनेटर में आएगा। r² डिनोमिनेटर है, इधर आने के बाद न्यूमरेटर बनेगा। तो r² इक्वल्स टू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे 2 2 कैंसल, यहाँ पे क्या बचा? 10 बचा। अब ये +6 ऊपर जाके ये कैंसिल कर दूं, नहीं होते कैंसिल। +6 ऊपर जाके -6 -6 -12 + 1 -11 + 9 -2। तो यहाँ पे आ रहा है r² इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -2। +6 ऊपर आके -6 -6 रूट लेंगे तो 9 का रूट -2 का रूट, हे कसं आलं? हे रात्री 9 ते दाखवलं, ठीक है ना। 3 इंटू 10 की पावर -1। ये मीटर में हो गया, सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर में? मीटर। सब यूनिट मीटर में थे, मतलब SI में थे, तो इसका यूनिट भी मीटर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और उसमें आपको बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए गिवन पॉइंट। हो, ऍट ए गिवन पॉइंट म्हणजे तोच पॉइंट है तेवढ्याच डिस्टन्सवर। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल? अभी पोटेंशियल की बात की है तो E इक्वल्स टू V/D करेंगे। तो E इक्वल्स टू V/D करेंगे तो V बनेगा E इंटू डी। E कितना है? 2 इंटू 10 की पावर +6। D कितना है? 3 इंटू 10 की पावर -1। तो 3 इंटू 2 बनेगा 6, 6 - 1 बनेगा 5 वोल्ट। सेम था आंसर, 6 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 1, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों भी अगर सेम है एट एवरी पॉइंट, तो उस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो राइट डाउन,
if magnitude and direction is same at every point. Magnitude and direction both are same at every point, then the electric field is known as uniform electric field. ठीक है. नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यूनिफॉर्म में अगर सब पॉइंट पे सेम है तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. मतलब सिर्फ डायरेक्शन सेम होने से वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म ही है. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. देन और एक आती है दैट इज रेडियल. रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या होगा, क्या बोल सकते हैं इससे, कैसे डिफाइन करेंगे. स्टार्ट्स और एंड्स एट ए गिवन पॉइंट. इस फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो बनेगी रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स और एंड्स फ्रॉम वन पॉइंट, then it is known as radial electric field. कहाँ पे होता है ये फर्स्ट केस कहाँ पे पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गई और अवे जा रही है, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अवे जाती है. वेरी गुड. और ये कहाँ पे होगा फिर, नेगेटिव चार्ज, सेम पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट केस कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है. सेकंड केस किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए क्योंकि टुवर्ड्स जा रही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज डेंसिटीज. चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज. अब ये चार्ज डेंसिटी की कंसेप्ट आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन देखेंगे, उनके लिए रिक्वायर्ड है. तो बेसिकली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज डेंसिटी चेंज होती है, जिसमें फर्स्ट वन आती है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. मतलब हमने चार्ज अगर किसी वायर के ऊपर या फिर रॉड के ऊपर, मतलब वन डायमेंशनल बॉडी के ऊपर चार्ज अगर हमने डिपॉजिट किया है, वन डायमेंशनल मतलब जिसको एक एक्सिस के अलोंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये रॉड है, इसके ऊपर हमने क्यू इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसकी लेंथ यल है, तो यहाँ पे इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्बडा बनेगा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल. इसका ऐसा यूनिट क्या होगा फिर, कूलम पर मीटर. इसके सिमिलर नेक्स्ट आती है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि अगर यहाँ पे हमें कोई बॉडी दी है जो टू डायमेंशनल है. अब टू डायमेंशनल बॉडी मतलब उसको क्या होता है, सरफेस एरिया होता है. तो यहाँ पे अगर बोला गया है कि Q इतना चार्ज डिपॉजिट किया है एंड बॉडी का एरिया A है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा बनता है Q बाय A, वेयर Q इज द चार्ज, A इज द एरिया. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर. ये वन डायमेंशनल था, ये टू डायमेंशनल. इसकी सिमिलर थ्री डायमेंशनल रहेगा, दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी.
अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जैसे आपको बोला गया है कि ये स्फीयर है और ये स्फीयर के ऊपर इस तरह से हमने चार्जेस डिपॉजिट किए हैं, चार्ज है क्यू, वॉल्यूम है वी, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है इट इज डिनोटेड बाय रो, एंड ये रो इक्वल्स टू रहेगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम यानी क्यू बाय वी, और इसका एस आई यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, आगे फॉर्मूले में हमें इनका यूज करना है, तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, रो इक्वल्स टू क्यू बाई वी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ठीक है, अगेन फर्स्ट लेक्चर में सेम कंसेप्ट हमने देखी थी कि अगर कोई चार्ज है उसको अगर हमने स्पेस में प्लेस कर दिया तो ये चार्ज सराउंडिंग के स्पेस में क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा कोई भी चार्ज है, फिर वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, एंटर करेगा तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है। अगर दोनों की पोलैरिटी सेम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर पोलैरिटी अनलाइक है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये इंटरेक्शन होते टाइम ये जो चार्ज है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो एक्चुअल में ये वर्क करता कौन है? उसके लिए फैराडे ने इंट्रोड्यूस की थी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन होता क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इस स्पेस में इनके नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि इनको प्रैक्टिकली कंसीडर करके सिंप्लीफिकेशन करना, कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक नई कंसेप्ट लेके आते हैं फ्लक्स वाली। और फ्लक्स में हमें क्या कंसीडर करना है? राइट डाउन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, total number of electric lines of force passing normally through given area, यानी कि हमने क्या किया, सारे लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कस करना छोड़ दिया। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे स्पेस में आपको पॉइंट दिया है P, एंड इस पॉइंट P पे फोर्स कितना एक्ट होगा, फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी, वो अगर हमें कंसीडर करना है तो हम क्या करेंगे, ये P के सराउंडिंग में छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे ds, एंड इस एरिया में से नॉर्मली मतलब मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो भी लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हो गए, उनके नंबर हम बस कंसीडर करेंगे तो वो बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैलकुलेशन के लिए एंड एप्लीकेशन के लिए इजी जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका नोटेशन हमारे टॉपिक में रहेगा फाई, और इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब ई वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया वेक्टर हमने लिया यहाँ पे लिया है, एंड फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू बना ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो आपको मालूम होगा दो वेक्टर के बिटवीन अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है ए बी साइन थीटा, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। मैं इतना सेल आत्ता सांगितलं, लक्षात ठेवा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे डॉट को अगर निकाल लेंगे तो फ्लक्स कितना बनेगा, फाई इक्वल्स टू ये बनेगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर अब इनकी मीनिंग लिखो, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ds का मतलब एरिया, एंड थीटा मतलब एंगल। कौन सा एंगल? बिटवीन। कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो एरिया हमने कंसीडर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड उसको नॉर्मली पास नहीं होती है, ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन बनाती है, तर मग आपण फ्लक्सेस काढणार नाही का, काढावं लागेल। ठीक है, उसके लिए हम ये एडजस्टमेंट करते हैं थीटा वाली। तो हम क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं। अब कंपोनेंट लेने की कंसेप्ट आपको अगर मालूम होगी, थीटा का एडजेसेंट वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई कॉस थीटा लेते हैं अलोंग नॉर्मल।
तो यहाँ पे ये E रिप्लेस्ड बाय E cos थीटा होता है एंड ये ds एरिया सेम है, तो थीटा क्या बना, राइट डाउन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं, एंगल देते हैं, किसका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस। तो हमें हर बार अगर सरफेस के साथ एंगल दिया तो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है, देन वी विल गेट द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा बोलो, एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट पर या इंटू वोल्ट इंटू मीटर। कसं देखो, ई का यूनिट क्या था, ई के 2 यूनिट लिख के दिए थे मैंने। पहला यूनिट था न्यूटन पर कूलम, इंटू कौन है, डीएस यानी एरिया, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या फिर दूसरा यूनिट था वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर और वेक्टर, स्केलर या वेक्टर है फ्लक्स, वेक्टर क्वांटिटी, राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर नहीं ना बाळांनो, वेक्टर होता तो मैं यहाँ पे भी एरो देता ना, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसके ऊपर एरो है क्या, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। असं 100% विश्वास नका ठेवा, 99%च ठेवा, तर सगळे एकदम गरीबासारखे लिहून घेत आहे, सगळे चुकीचे कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, कल से इसके एप्लीकेशन शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए ये सारी बातें लर्न करना, प्रिपेयर करना इसेंशियल है, कंपलसरी है। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली आपको होमवर्क है आज के लिए, मॉड्यूल में से कूलम्स लॉ के बेस के ऊपर टिल 30 एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 30 तक कंप्लीट करने, कूलम्स लॉ के एग्जाम्पल्स फ्रॉम मॉड्यूल 30 तक कंप्लीट करने। ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बस थ्योरी पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मॉड्यूल में से आज होमवर्क नहीं है, कल क्लास में हम कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे, देन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ओके, टुमारो टेस्ट विल बी देयर, टेस्ट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड